मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार किए साझा। पीएम ने पद्म पुरस्कारों का जिक्र करते हुए कहा, प्रचार की चकाचौंध से कोसों दूर निस्वार्थ सेवा की भावना से कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित कर देश स्वयं होता है गौरवान्वित। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत है लोकतंत्र की जननी, जनमानस की रग और संस्कृति में रचा बसा है लोकतंत्र। भारतीय समाज की प्रकृति को भी बताया लोकतांत्रिक। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का हो जाएगा समापन। समारोह में तीनों सेनाओं और राज्य एवं केंद्रीय पुलिस बलों के बैंड मनमोहक धुनें बजाएंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग रहेंगे उपस्थित। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज लखनऊ में। पहले मुकाबले में हार के बाद भारतीय टीम पर रहेगा श्रृंखला में बराबरी करने का दबाव। और ओडिशा में चल रहे पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में गत विजेता बेल्जियम और 2 बार की चैंपियन रही जर्मनी के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कारों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रचार की चकाचौंध से कोसों दूर निस्वार्थ सेवा की भावना से कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित कर देश स्वयं गौरवान्वित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हाल ही में घोषित हुए पद्म पुरस्कारों पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें जनता के बीच निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों के सम्मान का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि इस बार के पद्म पुरस्कारों में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में सेवा दे रहे लोगों पर ध्यान दिया गया है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने जनजातीय भाषाओं पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले धानीराम टोटो, जानूम सिंह सोए और बी रामकृष्ण रेड्डी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सिद्धि, जारवा और ओंगे जैसी आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। इस बार खास बात ये रही कि पहली बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। इनके प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने में मदद मिली है। इन हस्तियों में कांकेर अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे शामिल हैं। साथियों, पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग हमारे बीच के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो सेवा भाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके चेहरे का संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है। पद्म पुरस्कारों में पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में सेवा कार्य करने वाले व्यक्तियों, संगीत, विशेषकर लोक संगीत और शास्त्रीय वादों के पुरोधाओं को भी बड़ी संख्या में शामिल किया गया है। इन पुरस्कारों से सेवा भावना और लोकतंत्र की संवेदनशीलता पर जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत के जनमानस की रग-रग और संस्कृति में रचा बसा है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री ने भारत की लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा पर प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र की परंपरा सबसे पुरानी है और समाज के रग-रग में लोकतंत्र की भावना रची बसी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अंबेडकर के उस वक्तव्य का जिक्र किया जिसमें उन्होंने भारत के लोकतंत्र की परंपरा को बौद्ध भिक्षु संघ से जोड़ा, जिसके तहत हर फैसले विचार विमर्श के जरिए होते थे। इस संदर्भ में उन्होंने तमिलनाडु के चर्चित गांव उतिरमेरूर का उल्लेख किया, जहां आज से 1200 वर्ष पहले ही ग्राम सभा के संचालन के लिए विशेष कक्ष था। खास बात यह है कि पश्चिम में लोकतंत्र की शुरुआत माने जाने वाले मैग्ना कार्टा से भी बहुत पहले भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो चुकी थी। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी यह मैग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकीय वंश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति काल की रचनाओं में गुरु नानक देव जी की रचनाओं में भी लोकतंत्र की भावना और परंपराओं की गहरी छाप दिखती है। यही नहीं, भारत के जनजातीय समाज में भी लोकतंत्र की उच्च परंपराएं मौजूद रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर लिहाज से लोकतंत्र की जननी कहलाने का अधिकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने G20 से जुड़े आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन को परोसने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इनमें बाजरा खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी, रागी से बने पायसम, पूरी और डोसा शामिल हैं। पीएम ने कहा कि इन आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वास्थ्यकर पेय और नूडल्स को प्रदर्शित किया जा रहा है। योग दिवस और हमारे विभिन्न तरह के मोटे अनाजों मिलेट्स में क्या कॉमन है, तो आप सोचेंगे ये भी क्या तुलना हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में काफी कुछ कॉमन है तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित अमृत उद्यान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई। उद्यान में दर्शक ट्यूलिप के पौधों की 12 विभिन्न किस्में देख सकेंगे। इन पौधों पर ट्यूलिप के फूल अलग अलग चरणों में खिलते नजर आएंगे। इस बार ये उद्यान करीब 2 महीने के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये उद्यान सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। वहीं 28 से 31 मार्च तक केवल विशेष श्रेणी के दर्शकों को उद्यान में प्रवेश मिलेगा। दर्शकों के लिए हर रोज सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग यात्रा के दौरान किसी विशेष फूल, पौधे या पेड़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बगीचों में रखे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। उद्यान देखने के इच्छुक www.rashtrapatissachivalay.gov.in वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। वहीं प्रवेश और निकास के लिए प्रेसिडेंट स्टेट का द्वार संख्या
35 तय किया गया है, जबकि सीधे पंजीकरण के लिए द्वार संख्या 12 के निकट व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रपति ने अपने आवास में बने इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। नई दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। इस बार की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कई मायनों में खास होगी। इस सेरेमनी में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। इस ड्रोन शो में 3500 से ज्यादा स्वदेशी ड्रोन शामिल होंगे। ये ड्रोन तालमेल के माध्यम से कई राष्ट्रीय आकृतियों और घटनाओं की कलाकृतियों को बनाएंगे। वहीं नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अगले हिस्से पर पहली बार 3D मॉर्फिक प्रोजेक्शन का आयोजन किया जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय धुनें भी बजेंगी। इसी के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक रूप से समापन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरूसी आज से 3 दिवसीय भारत के दौरे पर रहेंगे। गत वर्ष सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद किसी देश की उनकी ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान कुरूसी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आपसी हितों के प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल सिद्धांतों पर दृढ़ रहना और संस्था के सतत रूपांतरण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करना, निर्णय प्रक्रिया में विज्ञान की भूमिका को बढ़ाना और दुनिया के संकटों से जूझने के लिए भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना सहित अन्य प्राथमिकताएं शामिल हैं। कुरूसी नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत के G20 अध्यक्षीय दल के साथ भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने श्रीनगर के राजबाग स्थित ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को कुर्क कर लिया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इस कार्यालय को कुर्क करने का आदेश पारित किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले में ये आदेश दिया था। नईम खान 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर एनआईए ने कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। 24 जुलाई 2017 को उसे गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। गुजरात एटीएस ने पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। गुजरात एटीएस के एसपी सुनील जोशी ने बताया कि एटीएस पिछले 3-4 दिनों से पेपर लीक मामलों से जुड़े लोगों पर नजर रख रही थी। इस मामले में वडोदरा से 15 आरोपियों को प्रश्न पत्रों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर गुजरात सरकार ने लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। इसमें कुछ शक्मंद लोग होते हैं और वो हमारे राडार पे 3-4 दिन से आए हुए थे। इन लोगों को हम ट्रैक करते हुए हमने जानने को मिला कि ये कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के वडोदरा में मूव कर रहे हैं और इन लोगों की जो एमओ है वो बहुत ही परखी हुई रहती है, जिसमें ये लोग किसी भी लेवल पे कोई हिंट नहीं छोड़ते हैं, ट्रैक नहीं छोड़ते हैं। बट गुजरात एटीएस के कुछ अच्छे अधिकारियों का कंटिन्यूसली 2-3 दिन से मेहनत और कल रात का एक पूरी रात का जो ऑपरेशन चला उसमें इन्होंने इस दुर्दांत गैंग को पकड़ लिया है। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा किया। कोलकाता की प्रसिद्ध फूल मंडी और कुम्हारों के गढ़ कुमारतुली की गलियों का उन्होंने भ्रमण किया। देश का महानगर कोलकाता, इतिहास की परछाइयों में वर्तमान को जीने वाले और सुनहरे भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने वाले शहर कोलकाता को एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने जाना। सबसे पहले कारवां सुप्रसिद्ध फूल मंडी पहुंचा। रंग बिरंगे फूलों से गुलजार मंडी में खरीदारों की भीड़ के बीच यहाँ के मिजाज को भांपा और फिर यहाँ से सैलानी कुमारतुली पहुंचे और भगवान को आकार में गढ़ने वाले इन कलाकारों के कौशल को देखा। याद के रूप में कुछ मूर्तियों को भी खरीदा। अच्छा लगता है, बाहर से आता है, देखता है, वैरायटी हम रखते हैं, गणेश दुर्गा जी का अनेक वैरायटी रखते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। फॉरेनर्स जो आते हैं बाहर से बेसिकली छोटा लेते हैं, तो इसलिए छोटा ज़्यादा रखते हैं, इसलिए पसंद आता है सबको।
हमारा इधर ट्रेडिशनली हमारा बिजनेस है, ये हमारा 4th जनरेशन चल रहा है। इधर से पूरा होल वर्ल्ड में जाता है, इधर से मूर्ति सारे बहुत जगह से आता है, जो हमारा टूरिस्ट आकर के देखता है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन देता है। इसके बाद सैलानियों ने कोलकाता की न्यू मार्केट में भी सैर की, कलाकृतियों की प्रसिद्ध और पुरानी दुकान कोरियोक्राफ्ट गए और खरीदारी की। इतना ही नहीं, पटरी पर बिक रहे सामान भी सैलानियों को भा गए। From 1953 till today, we are running the same business. Rama Satyajit Ray, when he made the Shatranj ke Khiladi, the chess set was purchased from our shop. It gives us satisfaction that even after 70 years, the foreigners and everything, if those who have come even 20 years, 30 years before, they still like to visit our shop. जब ये लोग टूरिस्ट लोग आता है तो हम लोगों का थोड़ा खरीदारी अच्छा होता है। इन लोगों की वजह से हम लोगों का दुकान चलता है, आना चाहिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जल मार्ग पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मार्ग खोलना है, जिसमें ये मुहिम कारगर होती दिख रही है। एमवी गंगा विलास रिवर्स क्रूज के सैलानियों ने आज कोलकाता में जो फेमस फ्लावर मार्केट है उसको देखा और साथ ही साथ कुमारटोली में देखा कि किस प्रकार से वहां पर मूर्तिकार जो हैं वो नए नए आकार में मूर्तियों को करते हैं। यहाँ से ये कारवा अब आगे बढ़ेगा और वो यहाँ से और जो कोलकाता की जानी मानी पहचानी चीज़ें हैं उनको देखेंगी। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, कोलकाता। बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. चेन्नई स्थित सांस्कृतिक केंद्र कलाक्षेत्र फाउंडेशन में तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव उत्सवास का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है और देश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। Tell people that until the 18th century we were the largest economic power in the world. People, they have doubt. The question is it so? In all fields, our country was great. Bharat was great. We need to rediscover and need to move forward with a sense of pride. We need to appreciate and we need to celebrate. अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक ये आंकड़े हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 109 नए मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले 24 घंटों में 108 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.81% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.08% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.07% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1842 है।
देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.4 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,11,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुई गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। कैलिफोर्निया में पिछले 1 महीने में होने वाली ये गोलीबारी की चौथी घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना लॉस एंजल्स के बेवर्ली क्रेस्ट इलाके में हुई। गौरतलब है कि इससे पहले चीनी नववर्ष के मौके पर कैलिफोर्निया में ही गोलीबारी की एक बड़ी घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हुए थे। जर्मन सरकार के यूक्रेन को युद्धक टैंक भेजने के फैसले के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देने का विरोध करते हुए यूक्रेन को हथियार भेजने के फैसले की निंदा की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने इस युद्ध को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि जर्मन सरकार ने हाल ही में अपने 14 लेपर्ड टैंक्स को यूक्रेन को देने का फैसला किया था और साथ ही दूसरे देशों को भी ऐसा करने की अनुमति दी थी। पेरू में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। उत्तर पश्चिमी पेरू में एक बस के खाई में गिरने से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। बस में 60 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक बस में बड़ी संख्या में कैरेबियन देश के लोग शामिल थे। पुलिस ने कहा है कि शुरुआती जांच के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि बस अपना नियंत्रण खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। वहीं घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईरान में तुर्की सीमा के पास उत्तर पश्चिमी इलाके में भूकंप से 3 लोगों की मौत हो गई है और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बचाव कार्य की निगरानी के लिए गृहमंत्री और अधिकारी कोई शहर पहुंच गए हैं। एजेंसी के अनुसार भूकंप से 2 शहर और 87 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं भूकंप का केंद्र जमीन से 7 किलोमीटर नीचे था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन के एक रूसी अधिकृत क्षेत्र में स्थित अस्पताल पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाया। हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए। वहीं दर्जनों मरीजों के साथ कई चिकित्सा कर्मचारी भी घायल हो गए। मॉस्को ने इस हमले को युद्ध अपराध कहा। वहीं यूक्रेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। भारतीय टीम को पहले मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में टीम को सीरीज में बने रहने के लिए अगले मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत ने एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में हार्दिक अपने इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए अगले मैच को जीतना चाहेंगे। वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने का टीम इंडिया का खुमार रांची में बुरी तरह से टूटा और अब नौबत सीरीज बचाने की है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने जिस बुलंदी के साथ श्रीलंका को पीटा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका असर नहीं दिखा। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों में ही टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड अपनी जमीन तलाशती नजर आई। एक ऐसी पिच जिस पर रन बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, उस पिच पर ईशान किशन हो या शुभमन गिल, सभी पानी भरते नजर आए। जबकि गेंदबाजी में अर्शदीप ने अपने आखिरी ओवर में जिस तरह से रन लुटाए, उससे इतना तो तय है कि लखनऊ में होने वाले सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम में बदलाव जरूर नजर आ सकता है। हार्दिक अगले मैच में नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे। हार्दिक की कप्तानी में भारत ने एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में हार्दिक पांड्या अपने इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए अगले मैच को जरूर जीतना चाहेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो वनडे की कसर को T20 में टीम ने शानदार तरीके से पूरा किया और अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को हैरान कर दिया। मिशेल सैंटनर ने अपने खेल के साथ ही अपनी कप्तानी से भी काफी प्रभावित किया है। गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्यूसन भारत दौरे पर अभी तक लय हासिल नहीं कर पाए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आंकड़ों की बात करें तो दोनों के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मैच जीते हैं। वहीं एक मैच टाई रहा है। जबकि भारतीय सरजमी पर दोनों के बीच 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 5 बार भारत ने जबकि 4 बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर अब एक ऐसी लड़ाई है जहां टीम इंडिया के लिए सीरीज दांव पर है और जीत ही सिर्फ एकमात्र रास्ता है सीरीज में बने रहने के लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
ओडिशा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज गत विजेता बेल्जियम और 2 बार की चैंपियन जर्मनी के बीच भुवनेश्वर में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में जर्मनी और बेल्जियम दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का जुझारू खेल आकर्षण का केंद्र रहा। ऐसे में फाइनल में इनकी भिड़ंत रोमांच की हर हदों को पार करती नजर आ सकती है। पुरुष हॉकी विश्व कप अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब फाइनल भिड़ंत के लिए जर्मनी और बेल्जियम तैयार हैं। जर्मनी ने जहां 3 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, वहीं बेल्जियम ने अपने खेल से नीदरलैंड्स को चौंका दिया और पेनल्टी शूटआउट में टीम को शिकस्त दी। बेल्जियम 2019 यूरोपीय चैंपियनशिप, 2020-21 FIH प्रो लीग की विजेता है, जबकि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण के अलावा 2016 रियो डी जेनेरियो में रजत और 2018 वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक टीम जीत चुकी है। वहीं जर्मनी ने 5वीं बार फाइनल में प्रवेश किया है। स्टार ट्रैक फ्लिकर गोंजालो पिलाट की दूसरे हाफ में हैट्रिक से जर्मनी ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराया। जर्मनी की टीम अच्छे कमबैक के लिए जानी जाती है, तो बेल्जियम का डिफेंस बहुत ही सॉलिड है। ऐसे में फाइनल में इन दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इससे पहले इसी विश्व कप में जब ये दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में एक दूसरे से भिड़ी थी, तब मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा था। आंकड़ों की बात करें तो ये दोनों टीमें एक दूसरे से 35 बार टकराई हैं, जिसमें 15 बार बेल्जियम ने बाजी मारी है, जबकि 13 बार जर्मनी ने जीत दर्ज की है। वहीं 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर एक बड़ा मुकाबला सामने है, जहां गत विजेता खुद को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनते देखना चाहेगी, जबकि जर्मनी तीसरी बार खुद को चैंपियन के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहेगी। ओडिशा से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।